नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का किया शुभारंभ। संयंत्र प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का करेगा उत्पादन। किसानों को मदद के उद्देश्य से एक विशेष अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को दिखाई हरी झंडी। ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होने के साथ साथ संभावनाओं का खुलेगा अनंत आसमान। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कृषि को सुगम बनाने के लिए $115 मिलियन का किया समझौता। केंद्र सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को हुए 5 साल पूरे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान से किया था शुभारंभ। योजना का उद्देश्य किसान अपनी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की करें पहचान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का किया गया बीमा। योजना में नामांकित 85% छोटे और सीमांत किसान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का किया गया भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हाल में कचरा मुक्त शहर बनाने की अपनी परिकल्पना के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। यह मिशन अपशिष्ट से संपदा तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने की अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत लागू किया जा रहा है। ये दोनों सिद्धांत इंदौर जैव सीएनजी संयंत्र में अपनाए गए हैं। संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरा अलग करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। ये संयंत्र भराव स्थलों पर कचरा बिल्कुल जमा न होने देने के मॉडल पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा, जैविक खाद के उत्पादन जैसे कई पर्यावरणीय लाभ होने की आशा है। और इस उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वो योजनाएं स्थायी समाधान देने वाली होती है, एक साथ कई लक्ष्यों को साधने वाली होती है। स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए, इससे स्वच्छता के साथ साथ बहनों की गरिमा, बीमारियों से बचाव, गांव शहरों को सुंदर बनाने और रोजगार के अवसर तैयार करने जैसे अनेक काम एक साथ हुए हैं। अब हमारा फोकस घर से, गली से निकले कचरे के निस्तारण का है, शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का है। इनमें भी इंदौर एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। आप भी जानते हैं कि नया प्लांट जहां लगा है वहां पास ही देवगुडरिया में कूड़े का पहाड़ होता था। हर इंदौर वासी को इससे दिक्कत थी, लेकिन अब इंदौर नगर निगम ने 100 एकड़ की इस डंप साइट को ग्रीन जोन में बदल दिया है। साथियों, आज कैमरामैन सर, देश भर के शहरों में लाखों टन कूड़ा देश को दशकों से ऐसे ही हजारों एकड़ जमीन पर को घेरे हुए हैं। ये शहरों के लिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की भी बड़ी वजह है। इसलिए
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि आने वाले 2-3 वर्षों में कूड़े के इन पहाड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सके, उन्हें ग्रीन जोन्स में बदला जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये भी अच्छी बात है कि साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ किया और संयंत्र प्रतिदिन जो है 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी ही देर पहले संबोधन कर रहे थे। फिलहाल अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन अब ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि न केवल ये शुरुआत ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का अनंत आसमान भी खुलेगा। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन को लेकर भारत ने आशंकाओं पर कभी समय नहीं गंवाया। पीएम ने कहा कि हमने युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा कर नई सोच के साथ हम आगे बढ़े। देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है।
और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। ये योजना 6 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे 2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था। इसके माध्यम से किसान फसल बीमा ऐप, CSC केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। ये योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के बजट भाषण के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में हाल की घोषणा से धरातल पर योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण और भी अधिक मजबूत होगा। इस योजना के तहत क्रियान्वयन वाले सभी राज्यों में किसानों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के लिए फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए डोर टू डोर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह अवगत हों। और कछुआ निगरानी परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय वन्य जीव संसाधन ने महाराष्ट्र में रत्नागिरी समुद्र तट से 5 मादा ओलिव रिडले कछुओं की सैटेलाइट ट्रैकिंग के बाद समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत कछुओं को सैटेलाइट ट्रैकिंग के साथ समुद्र में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनके जीवन प्रणाली से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकें। इससे पहले प्रथम और सवानी नाम की 2 वयस्क मादा कछुओं को सैटेलाइट ट्रांसमीटर ट्रैकिंग के साथ समुद्र में छोड़ा गया है। प्रथम को वेलास समुद्र तट से था, जबकि सेवानी को अंजरेला समुद्र तट से छोड़ा गया था। ये दोनों समुद्र तट रत्नागिरी जिले के उत्तरी भाग में स्थित हैं। इसके बाद रत्नागिरी जिले के दक्षिणी तट पर क्रमवार रूप से वंश्री, रीवा और लक्ष्मी नाम की 3 और कछुओं को गुहागढ़ समुद्र में टैग करके छोड़ दिया गया था। सभी कछुओं को प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल PTT के साथ टैग किया गया था, जो उनके कारपेस पर एपॉक्सी रोल का साथ लगाया गया था। ये ट्रांसमीटर हाइड्रोडायनामिक है। ये कछुओं के जीवन में कोई हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालता है। प्रत्येक फ्लिपर टैग में 1 नंबर नाम, तिथि और स्थान होता है। गौरतलब है कि कछुए का रक्त हमारी तरह गर्म नहीं ठंडा होता है, जिसकी वजह से वे कई घंटे तक बिना सांस लिए पानी में तैर सकता है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि इस परियोजना से कछुओं के संरक्षण में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ऐतिहासिक देविका नदी परियोजना इस साल जून तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना भारत के नक्शे पर उधमपुर को प्रमुखता से लगाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना नमामि गंगे के साथ देविका परियोजना की तुलना करते हुए इसे मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के शुरू में जम्मू यात्रा के दौरान औपचारिक तौर पर परियोजना का लोकार्पण किया था। इस परियोजना में 8 MLD, 4 MLD और 1.6 MLD क्षमता के 3 सीवेज उपचार संयंत्र, 129.27 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क, 2 दह संस्कार घाटों का विकास, सुरक्षा, बाढ़ एवं लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार दिखेगा। बैठक में चलाई जा रही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कोड, PM किसान सम्मान निधि योजना पर भी चर्चा हुई। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव है। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 16,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 92,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि बीते कुछ समय से आगे चल रहे बाजरे के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,700 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 फरवरी को बाजरे का भाव था 1,875 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 1,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 17 फरवरी को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,520 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,510 रुपए। इसी तरह राज्य की हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ गुरुवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,780 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 10 रुपए लुढ़क कर 1,770 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 2,13,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन की खेती कर रहे किसानों ने ज्यादातर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई कर ली है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,68,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,66,10,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 4 फरवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में चालू रबी सीजन के दौरान दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 फरवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,805 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 125 रुपए की तेजी आई और भाव 5,930 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में साबुत अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 फरवरी को साबुत अरहर का भाव था 5,450 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 5,300 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 फरवरी को अरहर 4,450 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 17 फरवरी को साबुत अरहर का भाव था 6,350 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव रहा 6,350 रुपए। जबकि बबेरू मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 17 फरवरी को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,470 रुपए पर आ गया।
और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में और ये भी जानते हैं कि किसान इस मौसम में अपने खेतों का कैसे रखें ध्यान। आंध्र प्रदेश में धान की रुपाई करें, धान के खेत में निराई कर ले, धान के खेत से खरपतवार निकाले। इस समय धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं, साथ ही तिल की बुआई करते रहे। किसान मक्के की बुआई करे, यहाँ गन्ने की रुपाई करने का समय सही है। आंध्र प्रदेश में बैंगन की तुड़ाई कर ले, इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर ले। वहीं के किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। केरल में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। किसान धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले, साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय नारियल में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ केले के बागों में सिंचाई करें, केले की रुपाई कर ले। अभी काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। काली मिर्च के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा रबड़ के खेत से घास फूस निकालें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई कर ले। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। रविवार को तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कानपुर नगर की 10 सीटों, फिरोजबाद के बाद 5 सीट, हाथरस, कासगंज, कन्नौज, इटावा, जालौन और औरैया की 3-3 सीटों और ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 2-2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 59 सीटों में से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान होगा। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,12,98,081 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,996 है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,304 है, जिनमें पुरुष उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,209 है और महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या 94 है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 77.37% रहा था। मणिपुर में पहली बार विद्रोहियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। जो विद्रोही गुट मुख्यधारा में शामिल होने के लिए निर्दिष्ट कैंपों में रहकर सरकार से वार्ता कर रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए विधानसभा चुनाव में अपना मतदान कर सकेंगे। मणिपुर सरकार के अनुसार 23 समूहों से संबंधित 2177 विद्रोही हैं, जो समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद स्थापित किए गए 14 नामित शिविरों में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को राष्ट्रपति पुरी में गौड़िया मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के 3 वर्ष तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को राष्ट्रपति विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू और फ्लाई पास्ट का अवलोकन करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण लगभग 175 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। 32 लाख से अधिक टीके शुक्रवार शाम 7 बजे तक लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 2 करोड़ 6 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 86 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 60,298 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.21% हो गया है। देश भर में अब तक कुल 75 करोड़ 81 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए सरकार ने एक नई योजना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ये योजना वित्त वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी और इस पर करीब 1038 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब बदलकर सभी के लिए शिक्षा करने का निर्णय भी लिया गया है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक खाली ट्रेन में आग लग गई। दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सुबह अचानक आग लग गई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लग सका है। ये ट्रेन दिल्ली से मधुबनी पहुंची थी। शुक्रवार को दिल्ली के पंजाबी बाग में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन धन्वंतरी भवन के 4थे खंड का भूमि पूजन समारोह एवं आधारशिला स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी आध्यात्मिक पद्धति हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। है कैंसर, जिसके लक्षण सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। बच्चों के शरीर और मानसिक बदलावों पर रखें नजर। जरूरी है समय पर पहचान और उचित इलाज। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पर विशेष